अमानीपुर जिले के नए कलेक्टर ने ऐसे सभी मुलाजिमों की लिस्ट बनाई जो आदिवासी लड़कियां रखे हुए थे। उन सबको मजबूर कर दिया गया कि वे उनसे शादी करें और फिर एक बड़े शादी समारोह में उन सबका सामूहिक विवाह करा दिया गया। दरअसल आदिवासी बहुल इलाकों के इन छोटे छोटे गांवों में यह रिवाज था कि वहां पर कोई भी सरकारी मुलाजिम जाता तो किसी भी आदिवासी घर से एक लड़की उसकी सेवा में लगा दी जाती। वह उसके घर के सारे काम करती और बदले में उसे खाना कपड़ा मिल जाता। बहुत से लोग तो उनमें अपनी बेटी या बहन देखते, मगर उन्हीं में से कुछ अपने परिवार से दूर होने के चलते उन लड़कियों का हर तरह से शोषण भी करते थे। वे आदिवासी लड़कियां मन और तन से उनकी सेवा के लिए तैयार रहती थीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कुंवारे ही रहते थे जो इन्हें मौज मस्ती का सामान समझते और वापस आकर शादी कर नई जिंदगी शुरू कर लेते। मगर शायद आधुनिक सोच को उन पर रहम आ गया था, तभी कलेक्टर को वहाँ भेज दिया था। उन सब की जिंदगी मानो संवर गई थी, मगर यह सब इतना आसान नहीं था। मुखिया और कलेक्टर का दबदबा होने के चलते कुछ लोग मान गए, पर कुछ लोग इसके विरोध में भी थे। आखिरकार कुछ लोग शादी के बंधन में बंध गए और लड़कियां दासी जीवन से मुक्त होकर पत्नी का जीवन जीने लगीं। मगर 3 साल बाद जब कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया, तब शुरू हुआ उन लड़कियों की बदहाली का सिलसिला। उन सारे मुलाजिमों ने उन्हें फिर से छोड़ दिया और शहर जाकर अपनी जाति की लड़कियों से शादी कर ली और वापस उसी गांव में आकर शान से रहने लगे। तथाकथित रूप से छोड़ी गई लड़कियों को उनके समाज में भी जगह नहीं मिली और लोगों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। ऐसी छोड़ी गई लड़कियों से एक मोहल्ला ही बस गया जिसका नाम था किस बिन पारा, यानी आवारा औरतों का मोहल्ला। उसी मोहल्ले में एक ऐसी भी लड़की थी जिसका नाम था किसना, और उससे शादी करने वाला शहरी बाबू कोई मजबूर मुलाजिम ना था। उसने किसना से प्रेम विवाह किया था और उसकी 3 साल की एक बेटी भी थी। पर समय के साथ वह भी तो उससे ऊब गया, तो वहाँ से ट्रांसफ़र कराकर चला गया। किसना को हमेशा लगता था कि उसकी बेटी को आगे चलकर ऐसा काम ना करना पड़े। वह कोशिश करती कि उसे इस माहौल से दूर रखा जाए, लिहाजा उसको किसना ने दूसरी जगह भेज दिया और खुद वहीं रुक गई, क्योंकि वहाँ रुकना उसकी मजबूरी थी। आखिर बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा जो चाहिए था। बदलाव बस इतना ही था कि पहले वह इन लोगों से कपड़ा और खाना लेती थी, पर अब पैसा लेने लगी थी। उसमें से भी आधा पैसा उस गांव की मुखियाइन ले लेती थी। उस दिन मुखियाइन किसना को नई जगह ले जा रही थी, खूब सजाकर। वह मुखियाइन को काफ़ी बोलती थी। वे दोनों बड़े से बंगले में दाखिल हुईं। ऐशो आराम से भरे उस घर को किसना आंखें फाड़ कर देखे जा रही थी। तभी किसना ने देखा कि एक तगड़ा 50 साला आदमी वहाँ बैठा था, जिसे सब सरकार कहते थे। उस आदमी के सामने सभी सिर झुकाकर नमस्ते कर रहे थे। उस आदमी ने किसना को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर रूमाल से मोगरे का गजरा निकालकर उसके गले में डाल दिया। वह चुपचाप खड़ी थी। सरकार ने उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव देखा, फिर मुखियाइन को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और किसना से बोला, चलो हम तुम्हारा कमरा दिखा दें। किसना चुपचाप उसके पीछे चल दी। बाहर बड़ा सा बगीचा था जिसके बीचों बीच हवेली थी और किनारे पर छोटे नए कमरे बने थे। वह बूढ़ा नौकर किसना को उन्हीं बने कमरों में एक में ले गया और बोला, यहाँ तुम आराम से रहो। सरकार बहुत ही भले आदमी हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसना ने अपनी पोटली वहीं बिछे पलंग पर रख दी और कमरे का मुआयना करने लगी। दूसरे दिन सरकार खुद ही उसे बुलाने कमरे तक आए और सारा काम समझाने लगे। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उनकी सेवा में रहना था। किसना ने भी जमाने भर की ठोकरें खाई थीं, परंतु वह समझ गई कि यह बूढ़ा क्या चाहता है। उसने भी ऐसी सारी बातों की आदत हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, हम अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सरकार, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। कुछ ही दिनों में किसना सरकार के रंग में रंग गई। उनके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर की साफ सफाई करती
और उन्हें कभी देर हो जाती तो उनका इंतज़ार भी करती। सरकार भी उस पर बुरी तरह फिदा थे। वे दोनों हाथों से उस पर पैसा लुटाते। एक रात सरकार उसे प्यार कर रहे थे पर किसना उदास थी। उन्होंने उदासी की वजह पूछी और मदद करने की बात कही। नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है, किसना बोली। देख, अगर तू बताएगी नहीं तो मैं मदद कैसे करूँगा। सरकार उसे प्यार से गले लगाकर बोले। किसना को उनकी बाहें किसी फांसी के फंदे से कम ना लगीं। एक बार तो जी में आया कि धक्का देकर बाहर चली जाए, पर वह वहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहती थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यह बूढ़ा उस पर जान छिड़कता है, सो उसने अपना आखिरी दांव खेला। सरकार, मेरी बेटी बहुत बीमार है, इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? आज फिर मेरी माँ का फ़ोन आया है। कितने पैसे चाहिए? नहीं सरकार, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुखियाइन मुझे मार देंगी, मैं पैसे नहीं ले सकती। सरकार ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मुखियाइन को कौन बताएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? बड़ी तेज आवाज़ में सरकार बोले और उसे दूर छिटक दिया। किसना घबराकर रोने लगी। अरे तुम चुप हो जाओ। और सरकार ने अलमारी से 1 लाख रुपए निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। फिर उसकी कीमत वसूलने में लग गए। बेचारी किसना उस सारी रात क्या क्या सोचती रही और पूरी रात खुली आंखों में काट दी। शाम को जब सरकार ने किसना को बुलाने भेजा था तो वह कमरे पर नहीं मिली। चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी थी। आखिरी बार उसे माली काका ने देखा था। सरकार ने भी अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश की पर वह नहीं मिली। उधर किसना पैसा लेकर कुछ दिनों तक अपनी सहेली पारो के घर रही और कुछ समय बाद अपने गांव चली गई। किसना की सहेली पारो बोली, किसना अब तू वापस मत आना, काश मैं भी इसी तरह हिम्मत दिखाती। खैर छोड़ो। किसना ने अपना चेहरा घूंघट से ढका और बस में बैठते ही भविष्य के उजियारे सपनों में खो गई। इन सपनों में खोए 12 घंटों का सफ़र उसे पता ही नहीं चला। बस कंडक्टर ने उसे हिलाकर जगाया। अय नीचे उतर, तेरा गांव आ गया है। किसना आंखें मलते हुए नीचे उतरी। उसने अलसाई आंखों से इधर उधर देखा। आसमान में सूरज उग रहा था। ऐसा लगा कि जिंदगी में पहली बार सूरज देखा हो। आज 30 बसंत पार कर चुकी किसना को ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी में ऐसी सुबह पहली बार देखी हो, जहाँ ना मुखियाइन, ना दलाल, ना सरकार। वह उगते हुए सूरज की तरफ दोनों हाथ फैलाए एकटक आसमान की तरफ निहारे जा रही थी। आते जाते लोग उसे हैरत से देख रहे थे। तभी अचानक वह सकुचा गई और अपना सामान समेटकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। किसना को घर के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ना था। तभी सोचा कि माँ और बेटी रोशनी के लिए कुछ ले ले, दोनों खुश हो जाएंगी। उसने वहाँ पर एक मिठाई की दुकान में गर्मा गर्म कचौड़ी खाई और मिठाई भी ली। कितना पल्लू से 500 का नोट निकालकर बोली, भैया अपने पैसे काट लो। दुकानदार भड़क गया। बहन जी मजाक मत करिए, इस नोट का मैं क्या करूँगा, मुझे 200 रुपये दो। क्यों भैया, इसमें क्या बुराई है? तुमको पता नहीं है कि 2 दिन पहले ही 500 और 1000 के नोट चलना बंद हो गए हैं। कितना ने दुकानदार को बहुत समझाया पर जब वह ना माना तो आखिर में अपने पल्लू से सारे पैसे निकालकर उसे फुटकर पैसे दिए और आगे बढ़ गई। अभी किसना ढंग से खुशियां भी ना मना पाई थी कि जिंदगी में फिर स्याह अंधेरा फैलने लगा। अब क्या करेगी? उसके पास तो 500 और 1000 के ही नोट थे, क्योंकि इन्हें मुखियाइन से छिपाकर रखना जो आसान था। रास्ते में बैंक के आगे लगी भीड़ में जाकर पूछा तो पता लगा कि लोग नोट बदल रहे हैं। किसना को तो यह डूबते को तिनके का सहारा की तरह लगा। किसी तरह पैदल चलकर ही वह अपने घर पहुंची। बेटी रोशनी किसना को देखते ही लिपट गई और बोली, माँ अब तुम यहाँ से कभी वापस मत जाना। किसना उसे प्यार करते हुए बोली, अब तेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। बेटी के सो जाने के बाद किसना ने अपनी माँ को सारा हाल बताया। उसकी माँ ने पूछा, अब आगे क्या करोगी? किसना ने कहा, यहीं सिलाई कढ़ाई की दुकान खोल लूँगी। दूसरे दिन ही किसना अपने पैसे लेकर बैंक पहुँची, मगर मंजिल इतनी आसान ना थी। सुबह से शाम हो गई पर उसका नंबर नहीं आया और बैंक बंद हो गया। ऐसा 3-4 दिनों तक होता रहा और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसका नंबर आया तो बैंक वालों ने उससे पहचान पत्र मांगा। वह चुपचाप खड़ी हो गई। बैंक के अफसर ने पूछा कि पैसा कहाँ से कमाया। वह समझाती रही कि यह उसकी बचत का पैसा है। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम्हें अपनी आमदनी का जरिया बताना होगा। बेचारी किसना रोते हुए बैंक से बाहर आ गई। किसना हर रोज़ बैंक के बाहर बैठ जाती कि शायद कोई मदद मिल जाए,
मगर सब उसे देखते हुए निकल जाते। तभी एक दिन उसे एक नौजवान आता दिखाई पड़ा। जैसे जैसे वह किसना के नज़दीक आया, किसना के चेहरे पर चमक बढ़ती चली गई। उसके जहन में वे यादें गुलाब के फूल पर पड़ी ओस की बूंदों की तरह ताज़ा हो गईं। पर यह बाबू उसका प्यार पाने के लिए क्या क्या जतन करता रहा। जब वह सुबह सुबह उसके गेस्ट हाउस की सफाई करने जाती थी तो बाबू अक्सर उससे नज़रें बचाकर उसे देखता था। वह बाबू कितना को अक्सर घुमाने ले जाता और घंटों बाग में बैठकर बातें कस्में निभाता। वह चाहता कि अब हम दोनों तन से भी एक हो जाएं। किसना अब उसे एक सच्चा प्रेमी समझने लगी और उसकी कही हर बात पर भरोसा भी करती थी। मगर किसना बिना शादी के कोई बंधन तोड़ने को तैयार ना थी। तो उसने उससे शादी कर ली, मगर यह शादी उसने उसका तन पाने के लिए की थी। किसना का नशा उसकी रग रग में समाया था। उसने सोचा कि अगर वह ऐसे मानती है तो यही सही। आखिर शादी करने में बुराई क्या है, बस माला ही तो पहनानी है। उसने आदिवासी रीत रिवाज से कलेक्टर और मुखिया के सामने किसना से शादी कर ली। लेकिन उधर लड़के की माँ ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। एक दिन बिना बताए किसना का बाबू कहीं चला गया। इस तरह वे दोनों यहाँ मिलेंगे किसना ने सोचा ना था। जब वह किसना के बिल्कुल नज़दीक आया तो किसना चिल्लाकर बोली, अरे बाबू आप यहाँ। वह नौजवान छिटक कर दूर चला गया और बोला, क्या बोल रही हो, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी किसना हूँ। क्या तुम अब मुझे पहचानते भी नहीं हो? मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी मदद। अरे तुम क्यों मेरे गले पड़ रही हो? वह नौजवान कहते हुए आगे बढ़ गया और बैंक के अंदर चला गया। अब तो किसना रोज ही उससे दया की भीख मांगती और कहती कि बाबू पैसे बदलवा दो, पर वह उसे पहचानने से मना करता रहा। ऐसा कहते कहते कई दिन बीत गए, मगर बाबू टस से मस न हुआ। आखिरकार किसना ने ठान लिया कि अब जैसे भी हो उसे पहचानना ही होगा। उसने वापस घर आकर सारा सामान उलट कर रख दिया और उसे अपनी पहचान का सबूत मिल गया। सुबह उठकर किसना तैयार हुई और मन ही मन सोचा कि रोकर नहीं अधिकार से मांगूंगी, और बेटी को भी साथ लेकर बैंक गई। उसके तेवर देखकर बाबू थोड़ा सहम गया। उसे किनारे बुलाकर किसना बोली, यह रहा कलेक्टर साहब द्वारा कराई गई हमारी शादी का फ़ोटो। अब तो याद आ ही गया होगा। हाँ किसना, आखिर तुम चाहती क्या हो और क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती हो? किसना आंखों में आंसू लिए बोली, जिसका घर तुम खुद उजाड़ कर चले आए थे वह क्या किसी का घर उजाड़ेगी? रमेश बाबू, वह लड़की जो खेल रही है उसे देखो। रमेश पास खेल रही उस लड़की को देखने लगा। उसमें उसे अपना ही चेहरा नज़र आ रहा था। उसे लगा कि उसे गले लगा ले, मगर अपने जज्बातों को काबू करके बोला, हाँ किसना, तकरीबन घूरते हुए बोली, यह तुम्हारी ही बेटी है जिसे तुम छोड़ आए थे। रमेश के चेहरे के भाव को देखे बिना ही बोली, देखो रमेश बाबू, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक नई ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अगर इन पैसों का कुछ ना हुआ तो लौटकर फिर वहीं नरक में जाना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को उस नरक से दूर रखना चाहती हूँ, नहीं तो उसे भी कुछ सालों में वही कुछ करना पड़ेगा जो उसकी माँ करती रही है। अपनी बेटी की खातिर ही रुपया बदलवा दो, नहीं तो लोग इसे वेश्या की बेटी कहेंगे। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत है तो तुम बिना सवाल किए पैसा बदलवा लाओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रमेश ने उससे पैसों का बैग ले लिया और खेलती हुई बेटी को देखते हुए बैंक के अंदर चला गया। कुछ घंटे बाद वापस आकर रमेश ने नोट बदलकर किसना को दे दिए और कुछ खिलौने अपनी बेटी को देते हुए गले लगा लिया। तभी किसना ने आकर उसे रमेश के हाथों से छीन लिया और बेटी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोली, रमेश बाबू, चाहत की अलगनी पर धोखे के कपड़े नहीं सुखाए जाते, और बेटी के साथ सड़क की भीड़ में अपने सपनों को संजोते हुए खो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।